अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। तो आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ अबाउट वर्बल्स, जिसमें हम जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स और जो पार्टिसिपल्स होते हैं इनके फंक्शंस और इनके रूल्स के ऊपर बातचीत करेंगे और एट द एंड फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हमेशा की तरह। तो कल का जो हमारा सेशन था वो इन्फिनेटिव्स पे था, जिसमें मैंने आपको इन्फिनेटिव्स की टाइप्स बताई, इन्फिनेटिव के रूल्स बताए और इसके ऊपर मैंने आपको एक्टिविटी करवाई। और मैंने आपको कल के सेशन में ही बताया था कि हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जेरेंड क्या होता है। जेरेंड इज़ बेसिकली अ वर्ड दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब बट इट फंक्शंस एज अ नाउन। ठीक है, यानी कि जेरेंड जो है ये बेसिकली होता तो इसकी जो शक्ल है वो तो होती है एक वर्ब की तरह, क्योंकि ये मेन जो बेस वर्ब होता है उसके साथ, जिसको सिंपल अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ब होता है उसी को ही हम बाज़-औक़ात जेरेंड के तौर पर भी यूज़ करते हैं, यानी कि उसको नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड जॉगिंग इज़ अ वर्ब, ठीक है, बट इट इज़ अ जेरेंड इन दिस एग्जांपल, इन दिस सेंटेंस जेकब एंजॉयज जॉगिंग इन हिज स्पेयर टाइम। अब ये एक्चुअली तो क्या है, एक्चुअली तो ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है, ये जेरेंड के तौर पर आया हुआ है, यानी कि ये नाउन के तौर पर आया हुआ है। ठीक है, ये किस चीज़ के तौर पर आया हुआ है, नाउन के तौर पर आया हुआ है। तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा, डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स बताता जाऊँगा, और उसके बाद फिर इसका जो डिटेल्ड जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इसकी जो प्रैक्टिस है वो फिर मैं आपको बाद में करवाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आपने लाजमी जो है वो अटेंड करना है आखिर तक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जेरेंड और पार्टिसिपल का की जो सिमिलैरिटी है, जो कन्फ्यूजन है, उसके ऊपर आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेरेंड की आपको समझ आ गई तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जेरेंड फ्रेज़। तो जेरेंड फ्रेज़ ऑब्वियसली एक फ्रेज़ होगी जिसमें जेरेंड यूज़ हो रहा होगा। जेरेंड फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद अ जेरेंड, ठीक है, दैट कलेक्टिवली एक्ट एज अ नाउन। ठीक है, जैसे स्विमिंग विद डॉल्फिन्स इज़ अ लॉन्ग लाइफ ड्रीम ऑफ माइंड। स्विमिंग, सिंपल अगर स्विमिंग कहते हैं तो सिंपल स्विमिंग क्या है, दैट इज़ अ जेरेंड। ठीक है, और जब आप कहते हैं कि स्विमिंग विद डॉल्फिन्स इज़ अ लॉन्ग लाइफ ड्रीम ऑफ माइंड, तो ये क्या है, दैट इज़ अ जेरेंड फ्रेज, क्योंकि ये नाउन की जगह पर एक जेरेंड फ्रेज आई हुई है। तो जेफ्स फेवरेट पास टाइम इज़ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब इसमें वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट दैट इज़ अगेन अ फ्रेज, ठीक है, एंड दैट सिंस इट इज़ कमिंग एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ जेरेंड फ्रेज। तो हम ये जो वॉकिंग है या जो स्विमिंग है, इसको अलग के तो अलग अलग अगर हम देखें और ये वर्ब की जगह पर आ रहे हों तो फिर ये क्या होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं। जैसे अहमद इज़ स्विमिंग, ठीक है, तो जब हम कहेंगे कि अहमद इज़ स्विमिंग, तो वहाँ पर स्विमिंग क्या होगा, वहाँ पर स्विमिंग वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं कि स्विमिंग विद डॉल्फिन्स इज़ अ लॉन्ग लाइफ ड्रीम ऑफ माइंड, या सिंपल आप कहते हैं कि स्विमिंग इज़ माई ड्रीम, तो वहाँ पर फिर ये क्या होगा, जेरेंड होगा, यानी कि ये नाउन के तौर पर जब आता है तो तब हम इसको क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। उसके बाद इसके अगर हम यूजेजेस की बात करें तो इट कैन टेक ऑन द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आ सकता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर आ सकता है। अच्छा, अब इसकी हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहली जो एग्जांपल है इसमें जेरेंड सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, जैसे ट्रैवलिंग माइट सेटिस्फाई योर डिज़ायर फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। तो अब इसमें ट्रैवलिंग जो है ये क्या है, यहाँ पर जेरेंड है और ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर जेरेंड किस तरह से यूज़ होता है, जैसे दे डू नॉट एप्रिशिएट माई सिंगिंग, दे डू नॉट एप्रिशिएट माई सिंगिंग। तो अब यहाँ पर सिंगिंग क्या है, दैट इज़ अ जेरेंड एंड दैट इज़ एट द प्लेस ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ हो रहा हो, वो कैसे होता है, जैसे माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज़ स्लीपिंग। अब कैट जो है ये क्या है, दैट इज़ द सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो क्या है कि जो कैट है उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, दैट इज़ स्लीपिंग, एंड दैट इज़ अ जेरेंड, एंड जेरेंड इज़ कमिंग एट द प्लेस ऑफ एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो जेरेंड है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर भी आता है, जैसे द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर स्पीडिंग, द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर स्पीडिंग। तो अब ये क्या है, ये प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों मिलके फिर क्या बन रहे हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो ये हो गया जेरेंड के इस्तेमालात। ठीक है, आपको जेरेंड की भी समझ आ गई, जेरेंड फ्रेज़ की भी आपको समझ आ गई, और जो जेरेंड या जेरेंड फ्रेज़ के जो यूजेजेस हैं वो भी आपको समझ आ गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं इन्फिनेटिव की तरफ कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव इज़ बेसिकली सिंगुलर अनकॉन्जुगेटेड वर्ब, ठीक है, दैट इज़ यूजुअली प्रिसीडेड बाय द वर्ड
टू, यानी कि सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू जब आप लगा देते हैं तो दैट बिकम्स एन इन्फिनेटिव एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका यूज़ भी बता दिया कि जो इन्फिनेटिव है, वैसे कल का जो हमारा लेक्चर था वो चूँकि टोटली इन्फिनेटिव के ऊपर था, इसलिए मैं इन्फिनेटिव की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे जेम्स हैड ऑलवेज वांटेड टू रन अ माइल, ठीक है, इन अंडर 8 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें मेन जो वर्ब है दैट इज़ वांटेड, और ये जो टू रन है, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि जेम्स हैड ऑलवेज वांटेड मनी, जेम्स हैड ऑलवेज वांटेड सक्सेस, तो ये नाउन की जगह पर आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अच्छा, द बुक्स दैट नीड टू गो बैक टू द लाइब्रेरी आर ऑन द टेबल। तो अब इसमें देखें कि टू गो जो है दैट इज़ इन्फिनेटिव, ठीक है, एंड इट इज़ अगेन जैसे द बुक्स दैट नीड रिपेयरिंग, ठीक है, द बुक्स दैट नीड दैट नीड केयर, तो मतलब नाउन भी इसकी जगह पर आ सकता है, ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम इसके यूज़ की बात करें, सो द इन्फिनेटिव दे में फंक्शन, क्योंकि ये नाउन है तो जो नाउन का फंक्शन होता है वही फंक्शन इनका भी हो सकता है। दे में फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंस। जैसे इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, टू वेट seemed foolish when decisive action was required। तो अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अहमद seemed foolish, she seemed foolish, he seemed foolish, तो नाउन की जगह पर ये आ रहा है सब्जेक्ट की पोजीशन पर, ठीक है। everyone wanted to go, यहाँ पे ये हो सकता है कि everyone wanted money, everyone wanted rest, ठीक है। तो अगेन नाउन की जगह पर है और इसकी जो प्लेसमेंट है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। हिज एम्बिशन इज़ टू फ्लाई, हिज एम्बिशन इज़ टू फ्लाई, तो ये टू फ्लाई जो है ये क्या है, ये इसका एम्बिशन है। तो हिज का जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है, यहाँ पर टू फ्लाई है, एंड दैट इज़ एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद। उसके बाद ही लैक द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, ठीक है, ही लैक द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, ठीक है। अब ये जो टू रिजिस्ट है दैट इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव फॉर द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है इसमें नाउन है और टू रिजिस्ट क्या है, इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के तौर पर भी इन्फिनेटिव आते हैं। फिर उसके बाद वी मस्ट स्टडी टू लर्न, ठीक है, वी मस्ट स्टडी, वाई टू लर्न, तो ये क्या है, रीज़न है। तो यहाँ पर जो एक इन्फिनेटिव है वो एडवर्ब के तौर पर आ रहा है। तो आपको इन्फिनेटिव के यूजेजेस का भी पता चल गया, यानी आपको जेरेंड, जेरेंड फ्रेज और जेरेंड के यूज़ भी पता चल गया, आपको इन्फिनेटिव का भी पता चल गया और इन्फिनेटिव के यूज़ भी आपको पता चल गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चूँकि ये टू के साथ आता है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको क्या कर देते हैं, वो इन्फिनेटिव को प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के साथ वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं। जबकि इन्फिनेटिव जो है वो एक वर्बल होता है जिसमें टू प्लस वर्ब होता है, यानी कि टू और टू के बाद क्या होता है, वर्ब। तो टू प्लस वर्ब इज़ इन्फिनेटिव, और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है दैट बिगिंस विद टू, ये भी टू से शुरू होती है, बट इसके साथ क्या होता है, टू प्लस अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड एनी मॉडिफायर, और इसके साथ कोई मॉडिफायर हो सकता है। इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें तो जैसे टू फ्लाई, टू है और इसके बाद वर्ब है, टू ड्रॉ, टू के बाद वर्ब, टू बिकम, टू के बाद वर्ब, टू एंटर, टू के बाद वर्ब, टू स्टैंड, टू के बाद वर्ब, टू कैच, टू के बाद वर्ब, टू बिलोंग, टू के बाद वर्ब। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की बात करें तो टू हिम, जैसे टू के बाद प्रोनाउन है, टू द कमेटी, ठीक है। तो अब इसमें द कमेटी जो है दैट इज़ अगैन नाउन। फिर उसके बाद द इसमें मॉडिफायर है। अच्छा, टू माई हाउस, ठीक है, तो अब इसमें माई जो है एडजेक्टिव है और दैट इज़ एन दैट इज़ एन एडजेक्टिवल फ्रेज, टू माई हाउस। टू द माउंटेन्स, ठीक है, तो मॉडिफायर है। फिर उसके बाद टू अस प्रोनाउन है, टू दिस एड्रेस। तो अब ये देखें कि जो टू के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है या कोई मॉडिफायर आ रहा है तो उसमें उस सूरत में क्या होगा, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी, और अगर टू के बाद वर्ब आता है तो दैट विल बी इन्फिनेटिव। तो ये चीज़ आपने, ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा आपने याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं पार्टिसिपल, क्योंकि जेरेंड और पार्टिसिपल जो है ना, इनका आपस में जो फड्डा है ना वो हमेशा रहता है, तो आज हमने इनका फड्डा जो है वो सॉल्व करना है। पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब, ठीक है, यानी कि जिस तरह जेरेंड जो है वो वर्ब से निकलता है, इसी तरह से पार्टिसिपल जो है ये भी वर्ब से ही निकलता है, एंड इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और इंट्रोड्यूस एन एडवर्बियल फ्रेज। तो इसका यूजेज क्या होता है, इसका यूजेज होता है कि ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है। जो जेरेंड है वो एक नाउन के तौर पर यूज़ होता है, और ये जो पार्टिसिपल है ये नाउन को डिस्क्राइब करने यानी कि एडजेक्टिव के तौर पर ज़्यादातर यूज़ होती है, और या फिर ये एक एडवर्बियल फ्रेज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पार्टिसिपल फॉर्म्स होती हैं, वर्बल्स के अंदर जो पार्टिसिपल फॉर्म होती हैं, इनको भी एक नाउन के साथ रिप्लेस किया जा सकता है।
इनको भी एक नाउन के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन जो जेरेंड और अगेन जेरेंड और पार्टिसिपल की जो शक्ल होती है वो बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी वाली जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वही जेरेंड के तौर पर भी काम करती है, वही पार्टिसिपल के तौर पर भी काम करती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब उसमें एक्शन की जो एक्टिविटी है वो अगर आपको फील हो रही हो तो फिर वो पार्टिसिपल है, लेकिन अगर आपको एक्शन की एक्टिविटी फील ना हो रही हो तो फिर क्या है, फिर वो क्या होगा, वो पार्टिसिपल होगा। जैसे ऑल दैट कुड बी हर्ड वाज अ ब्लेयरिंग साइन, ऑल दैट कुड बी हर्ड वाज अ ब्लेयरिंग साइन एज द फायर ट्रक रेस्ड बाय। ठीक है, तो अब देखें कि जो सुनाई दे सकता था वो क्या था, वो एक बजता हुआ हारन था। अब बजता हुआ, सो दिस मीन्स कि देयर वाज एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस, लेकिन सेंटेंस के अंदर दैट इज़ नॉट द मेन एक्शन। सेंटेंस के अंदर मेन एक्शन क्या है, हर्ड, ऑल दैट कुड बी हर्ड। ठीक है, तो ये हर्ड इसमें मेन एक्शन है और ये क्या है, दैट इज़ अ पार्टिसिपल। फिर उसके बाद अराइविंग अ लिटिल लेक ही स्प्रिंटेड डाउन द हॉलवे टू मेक इट टू हिज क्लास। तो अब इसमें स्प्रिंटेड डाउन दैट इज़ द मेन एक्शन जो सेंटेंस के अंदर हो रहा है। तो अब अराइविंग अ लिटिल लेट ये क्या है, दैट इज़ बेसिकली एन एडवर्बियल, और इसमें जो पार्टिसिपल है अराइविंग अ लिटिल लेट कि देर से आते हुए, देर से आते हुए। अगेन इसके अंदर भी एक्शन जो है वो हमें एक एक्शन इसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है। फिर पार्टिसिपल की टू टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड, दैट इज ऑफ्टन अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और अ प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन ऑल्सो बी अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव दैट राइटर्स यूटिलाइज टू क्रिएट कंपाउंड वर्ब्स। जैसे द मैन इज ईटिंग अ पीकन पाई, द मैन इज ईटिंग अ पीकन पाई। अच्छा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज ऑफ्टन अ वर्ब इन द पास्ट टेंस। A participle can be a noun, adverb or adjective that writers use to create compound words. जैसे the wolf was howling at the moon, the wolf was howling at the moon। तो अब इसमें was howling क्या है, that is participle। अच्छा, फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि सिंपल ये हो सकता है कि द वुल्फ वाज हैप्पी। ठीक है, द वुल्फ वाज हैप्पी एट द मून, हैप्पी भी हो सकता है ना। तो अब दिस मीन्स कि हैप्पी क्या है, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को ये रिप्लेस कर रही है हॉलिंग, तो दिस मीन्स कि ये क्या होगा, ये पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव होगा। द क्राइंग बेबी हैड अ वेट डाइपर। तो अब वेट क्या है, वेट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, डाइपर जो है दैट इज अ नाउन, तो नाउन के बिल्कुल साथ ये क्या है, वेट डाइपर। ठीक है, तो अब ये भी क्या है, ये एक पार्टिसिपल है। ठीक है, वेट के अंदर भी क्या है कि गीलापन, वो एक एक्टिविटी तो उसमें हो रही है ना। शेकन ही वॉकड अवे फ्रॉम द रेक्ट कार, रेक्ट तबाहशुदा। तो अब अगेन ये भी क्या है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और कार इसमें नाउन है, तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद द बर्निंग लॉग फेल ऑफ द फायर, द बर्निंग लॉग, बर्निंग लॉग। अब बर्निंग की एक देखें, एक एक्टिविटी आपको फील हो रही है, जलता हुआ लकड़ी का एक शतीर। ठीक है, लॉग लकड़ी के एक शतीर को या लकड़ी के एक बाले को बोलते हैं। तो अब देखें द बर्निंग लॉग फेल ऑफ द फायर, तो यहाँ पे सिंपल ये भी हो सकता है कि द मोबाइल फेल ऑफ द फायर। ठीक है, या इसमें से कुछ भी, कोई भी और चीज़ हो सकती है ना, कोई भी नाउन हो सकता है, तो नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद स्माइलिंग शी हग द पैंटिंग डॉग। ठीक है, शी हग द पैंटिंग डॉग मतलब हाँफते हुए कुत्ते को उसने मुस्कुराहट से जो है ना वो हग किया। तो अब यहाँ पे सिंपल ये भी हो सकता है कि स्माइलिंग शी हग हिज ब्रदर, स्माइलिंग शी हग मी, स्माइलिंग शी हग फातिमा। तो मतलब कोई भी नाउन भी हो सकता है ना। अब पैंटिंग हाँफता हुआ कुत्ता, तो यहाँ पर भी आपको एक एक्टिविटी जो है वो फील हो रही है, बट स्टिल ये यूज़ कहाँ पर हो रहा है, यूज़ एक नाउन की जगह पर हो रहा है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट पार्टिसिपल का। इसके बाद अगेन आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे वर्ब्स नज़र आते हैं जिनके हवाले से जानकारी हासिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से वर्ब्स ऐसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये पार्टिसिपल्स भी, इन्फिनेटिव्स भी और जो जेरेंड्स हैं, ये मेन वर्ब और होता है और उस मेन वर्ब के साथ ये यूज़ होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव लगते हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ जेरेंड लगता है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके साथ सिर्फ पार्टिसिपल लगता है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके साथ जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों लगते हैं, लेकिन उसमें फिर मीनिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज आर द वर्ब्स एग्री, डिसाइड, एक्सपेक्ट, हेजिटेट, लर्न, नीड, प्रॉमिस, निगलेक्ट, होप, want, plan,
अटेम्प्ट, इंटेंड, प्रिटेंड। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा इनके साथ इन्फिनेटिव आता है। जैसे मिसाल के तौर पर आई होप टू गो ऑन अ वेकेशन सून। आप ये नहीं कह सकते कि आई होप गोइंग ऑन अ वेकेशन सून, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही प्रॉमिस्ड टू गो ऑन अ डाइट, आप ये नहीं कह सकते कि ही प्रॉमिस्ड गोइंग ऑन डाइट, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड गोइंग ऑन अ डाइट आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दे एग्रीड टू साइन द ट्रीटी, दे एग्रीड टू साइन, आप दे एग्रीड साइनिंग द ट्रीटी जो है वो आप नहीं कह सकते, क्योंकि देखें जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ना, ये और जेरेंड्स आपस में रिप्लेस होते रहते हैं, लेकिन आपको कुछ उन वर्ब्स का पता होना चाहिए जिसमें आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिकॉज शी वॉज नर्वस शी हैजिटेटेड टू स्पीक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको ये नहीं कह सकते कि बिकॉज शी वॉज नर्वस शी हैजिटेटेड स्पीकिंग, अगर इस तरह आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, दे विल अटेम्प्ट, ठीक है, टू रिसक्सिटेट द विक्टिम, ठीक है, रिसक्सिटेट, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिसक्सिटेट, ठीक है। दे विल अटेम्प्ट टू रिसक्सिटेट द विक्टिम, तो आप रिसक्सिटेट है तो इसके बाद अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट के बाद क्या आएगा, टू रिसक्सिटेट आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि दे विल अटेम्प्ट रिसक्सिटेटिंग द विक्टिम, आप यहाँ पर नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा जेरेंड आता है, जिनके बाद क्या आता है, जेरेंड, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आती है। वो वर्ब कौन कौन से हैं, डिनाई, रिस्क, डिले, कंसिडर, कैनॉट हेल्प, कीप, गिव अप, बी फॉन्ड ऑफ, यानी कि शौकीन होना, फिनिश, क्विट, पुट ऑफ, प्रैक्टिस, पोस्टपोन, टॉलरेट, सजेस्ट, स्टॉप या क्विट, रिग्रेट, इंजॉय, कीप, कीप मीन्स के कंटिन्यू के मीनिंग में, डिसलाइक, माइंड, रिकॉल, अवॉइड, एडमिट, मिस, डिटेस्ट, एप्रिशिएट, रिकमेंड, गेट थ्रू, ऑलराइट, या गो थ्रू, उसके बाद गेट टायर्ड ऑफ या बिकम टायर्ड ऑफ, गेट अकस्टम टू या बी अकस्टम टू, गेट यूज टू या बी यूज टू। सो दीज आर द वर्ब्स जिनके साथ हमेशा आप क्या लगाते हैं, जेरेंड लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दे ऑलवेज अवॉइड ड्रिंकिंग बिफोर ड्राइविंग, आप ये नहीं कह सकते कि दे ऑलवेज अवॉइड टू ड्रिंक बिफोर ड्राइविंग, ठीक है। आई रिकॉल आस्किंग हर, आई रिकॉल है तो रिकॉल के बाद आई रिकॉल आस्किंग हर दैट क्वेश्चन, आप ये नहीं कह सकते कि आई रिकॉल टू आस्क, अगर आप टू आस्क लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शी पुट ऑफ बाइंग अ न्यू जैकेट, तो बाइंग है, शी पुट ऑफ है तो पुट ऑफ के बाद क्या आएगा, बाइंग, आप ये नहीं कह सकते कि शी पुट ऑफ टू बाय अ न्यू जैकेट, तो फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, मिस्टर एलन इंजॉयज कुकिंग, इंजॉयज है तो इसके बाद जेरेंड आएगा, आप ये नहीं कह सकते मिस्टर एलन इंजॉयज टू कुक, जो है आप नहीं लगा सकते। उसके बाद चार्ल्स कीप्स कॉलिंग हर, ठीक है, तो आप कीप्स है तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, जेरेंड फॉर्म आएगी, आप ये नहीं कह सकते कि चार्ल्स कीप्स टू कॉल हर, अगर आप कहते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद ये वो वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनके साथ जेरेंड या इन्फिनेटिव आता है, पार्टिसिपल नहीं आ सकता, जेरेंड या इन्फिनेटिव इनके बाद आता है। स्टार्ट, बिगिन, कंटिन्यू, हेट, रिमेंबर, प्रीफर, लाइक, लव, ट्राई, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों आ सकते हैं। जैसे शी हैज़ कंटिन्यूड टू वर्क एट द स्टोर भी आ सकता है और शी हैज़ कंटिन्यूड वर्किंग एट द स्टोर भी आ सकता है। शी लाइक्स टू गो टू द मूवीज़ भी आ सकता है और शी लाइक्स गोइंग टू द मूवीज़ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेंट स्टार्टेड टू वॉक होम भी आ सकता है और ब्रेंट स्टार्टेड वॉकिंग होम भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको सेंस वर्ब्स भी कहा जाता है, जिनके बाद हमेशा क्या आता है, जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जो है या जेरेंड आता है या फिर सिंपल वर्ब आता है, या जेरेंड या फिर सिंपल वर्ब, इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। फील, हियर, नोटिस, वॉच, ऑब्जर्व, स्मेल, सी, तो इनके बाद क्या आता है, इनके बाद एक तो फ़ौरन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ या जेरेंड लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, सिंपल वर्ब लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वी वॉच्ड हिम, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और वी वॉच्ड हिम प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वी वॉच्ड हिम प्लेइंग, यानी जेरेंड भी लगा सकते हैं और सिंपल आप ये कह सकते हैं कि वी वॉच, उसके बाद हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी वॉच्ड हिम और सिंपल उसके बाद वर्ब, वी वॉच्ड हिम प्ले बास्केटबॉल भी आप कह सकते हैं,
ठीक है। आई फेल्ट माई हार्ट पंपिंग विगरसली, ठीक है। आई फेल्ट है तो फेल्ट के बाद फ़ौरन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई हार्ट, और उसके बाद पंपिंग विगरसली भी कह सकते हैं, और आप आई फेल्ट माई हार्ट पंप विगरसली भी आप कह सकते हैं। उसके बाद शी सॉ देम जंपिंग ऑन द बेड, सॉ है तो सॉ के फ़ौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जंपिंग ऑन द बेड भी कह सकते हैं, और शी सॉ देम जंप ऑन द बेड भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप कहते हैं कि शी सॉ देम जंपिंग ऑन द बेड, तो दिस मीन्स के यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टीन्यूस एक्शन, कि वो जंपिंग मुसलसल हो रही थी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सिर्फ वन वर्ब यूज़ करते हैं, सो दिस मीन कि यू आर टॉकिंग अबाउट वन टाइम एक्शन, ठीक है, वन टाइम एक्शन। अच्छा, उसके बाद टॉम हर्ड द विक्टिम शाउटिंग फॉर हेल्प, तो अब हर्ड जो है इसके बाद द विक्टिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद शाउटिंग फॉर द हेल्प, शाउटिंग लगाएंगे तो दैट मीन्स कि यू आर सेइंग कि वो बार बार चिल्ला रहा था, मतलब कॉन्टीन्यूटी को आप शो कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि टॉम हर्ड द विक्टिम शाउट फॉर हेल्प, सिंपल वर्ब यूज़ करते हैं, तो फिर दिस मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट कि उसने सिर्फ एक दफ़ा शाउट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द डिटेक्टिव नोटिस्ड द सस्पेक्ट बाइटिंग हिज नेल्स, तो अब इसमें नोटिस्ड है तो नोटिस के फ़ौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द सस्पेक्ट, उसके बाद बाइटिंग हिज नेल्स, बाइटिंग जो है वो आप बाइटिंग हिज नेल्स भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि द डिटेक्टिव नोटिस द सस्पेक्ट बाइट हिज नेल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद वी कुड स्मेल द पाई, स्मेल के फ़ौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द पाई, बेकिंग इन द किचन भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि वी कुड स्मेल द पाई बेक इन द किचन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब प्रैक्टिस की तरफ। मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स दिखा दी हैं, तो नाउ वी आर मूविंग इनटू द प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। यू हैव टू टेल, आपको मैं सेंटेंसेस दिखाऊंगा, वेदर द आईएनजी फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म जो है वो आपने बताना है कि आईएनजी फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, तो यही एक्टिविटी हम सबसे पहले करेंगे। इन द केस ऑफ पार्टिसिपल्स, अगर वो पार्टिसिपल हैं तो आपने ये बताना है कि वो कौन से नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जेरेंड है वो नाउन या नाउन की जगह पर आता है, और जो पार्टिसिपल है वो क्या करता है, वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसके एडजेक्टिव के तौर पर आता है। तो अगर तो जो आईएनजी फॉर्म है वो आपको लग रहा है कि ये पार्टिसिपल है, तो आपने फिर मुझे साथ में ये भी बताना है कि ये कौन से सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है। और इन द केस ऑफ जेरेंड यू हैव टू स्टेट द फंक्शन, कि वो सेंटेंस के अंदर वो जो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं कि नाउन के तौर पर आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपने, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर आ सकते हैं। तो ये है एक्टिविटी जो आपने करनी है। इसमें आपके पास जो है वो 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक डिफरेंट जो नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस, वो डिफरेंट तरह के होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हर दफ़ा आपको डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपकी हर तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ हेयरिंग, क्योंकि आपने इसमें आईएनजी फॉर्म को सबसे पहले अंडरलाइन करना है। हेयरिंग लाउड नॉइस वी रैन टू द विंडो, दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे सबसे पहले आपने बताना है कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। आप मुझे साथ ही साथ लाइव चैट में या कमेंट्स में आप बताते जाएं। फर्स्ट आई विल शो यू द क्वेश्चन एंड देन आई विल शो यू द आंसर्स। तो आप मुझे सबसे पहले आपने बताना है कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। उसके बाद फिर आपने मुझे ये बताना है कि ये इसका फिर अगर जेरेंड है तो इसका फंक्शन क्या है, और अगर ये पार्टिसिपल है तो ये कौन सा नाउन या प्रोनाउन है जिसको ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद द मोटरसाइकिलिस्ट was fatally injured in the accident and is now fighting for his life। तो अब इसमें फाइटिंग के हवाले से आपने बताना है कि यहाँ पे जेरेंड है या पार्टिसिपल है, और अगर पार्टिसिपल है तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, कौन से नाउन या प्रोनाउन को, और अगर ये जेरेंड है तो फिर इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, ही ruined his sight by watching TV all the day, तो वॉचिंग के हवाले से आपने मुझे बताना है। फिर उसके बाद वी saw a clown standing on his head, ठीक है, इसके हवाले से आपने मुझे बताना है। और उसके बाद आस्किंग क्वेश्चंस इज़ अ होल लॉट ईजियर दैन आंसरिंग दैम, तो अब इसमें आस्किंग और आंसरिंग, तो ये जनाब मैंने आपके सामने अंडरलाइन कर दी हैं। यू कैन पॉज द वीडियो, आप इसको पॉज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके कमेंट्स आपको शो हो रहे हैं, लाइव चैट शो हो रही है, लाइव चैट में आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद यू नो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बिकॉज आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, बट यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू फर्स्ट टाइप योर आंसर्स एंड देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड देन यू हैव टू मैच योर आंसर विद माई आंसर्स, एंड देन यू हैव टू टेल कि आपके आउट ऑफ 5 कितने सेंटेंसेस जो ठीक थे, राइट। तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, तो हेयरिंग अ लाउड नॉइस वी रैन टू द विंडो। अब इसमें जो हेयरिंग है दैट इज़ अ पार्टिसिपल एंड इट इज़ क्वालिफाइंग द प्रोनाउन वी, क्योंकि हेयरिंग कौन कर रहा है, ऑब्वियसली वी की बात हो रही है ना, हेयरिंग अ लाउड नॉइस वी रैन टू द विंडो, सो ये हेयरिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, वी को। उसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस था, द मोटरसाइकिलिस्ट वॉज फेटली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड इज़ नाउ फाइटिंग। अब इसमें क्या है, फाइटिंग अगेन इट इज़ अ पार्टिसिपल, और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये मोटरसाइकिलिस्ट इसको, क्योंकि हु इज़ फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, द मोटरसाइकिलिस्ट, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, मोटरसाइकिलिस्ट को कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस था, ही रूइंड हिज साइट बाय वॉचिंग टीवी ऑल डे। तो अब इसमें वॉचिंग जो है दैट इज़ अ जेरेंड, और ये क्या है, दैट इज़ अ जेरेंड ऑफ, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, किस प्रेपोजिशन का, बाय का, ठीक है। ही रूइंड हिज साइट बाय वॉचिंग टीवी ऑल डे, तो बाय प्रपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर भी आता है। उसके बाद वी सॉ अ क्लाउन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। तो अब इसमें स्टैंडिंग जो है दैट इज़ अ पार्टिसिपल, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, दिस इज बेसिकली क्वालिफाइंग द क्लाउन, ठीक है, क्योंकि हु वाज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, ऑब्वियसली द क्लाउन वाज स्टैंडिंग ना, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन था, आस्किंग क्वेश्चंस इज, अब इसमें आस्किंग जो है दैट इज़ अ जेरेंड एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद इज़ अ होल लॉट ईजियर देन आंसरिंग। तो उसके बाद जो है आंसरिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो यू नो जेरेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्या है, ये जो जो देम यानी कि जो क्वेश्चंस है उसके ये किसके तौर पर आ रहा है, उसके एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगेन इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ आईएनजी फॉर्म, विनिंग देयर हेड्स द ऑडियंस चीयर द विनर। तो अब इसमें आपने मुझे बताना है कि ये जेरन है, ये पार्टिसिपल है, और अगर जेरन है तो इसका फंक्शन क्या है, और अगर पार्टिसिपल है तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद प्लकिंग फ्लावर्स इज़ फॉरबिडन, जंपिंग ओवर द फेंस द थीफ इस्केप्ड। उसके बाद आई वॉज सरप्राइज्ड एट जॉन्स बीइंग एब्सेंट, आई वॉज सरप्राइज्ड एट जॉन्स being absent। उसके बाद we spent the whole day playing cards। again you have to stop, you have to type the answers, and then you have to move to the next slide and you have to match your answers with the answers on the slide, ठीक है। waving their hands, तो अब इसमें waving जो है that is participle and it is qualifying the noun audience, क्योंकि who was waving, obviously audience was waving their hands, ठीक है। उसके बाद plucking flowers is forbidden, तो अब इसमें plucking जो है that is a gerund, और ये यहाँ पर क्या है, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़, ठीक है। प्लकिंग फ्लावर्स जो है यहाँ पे प्लकिंग इस वर्ब इज़ का सब्जेक्ट है। उसके बाद जंपिंग ओवर द फेंस द थीफ स्केप, तो अब इसमें जंपिंग जो है दैट इज़ अ पार्टिसिपल, और ये पार्टिसिपल है तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये थीफ को, क्योंकि हु जंप्ड, ऑब्वियसली द थीफ जंप्ड, ठीक है। उसके बाद आई वॉज सरप्राइज्ड एट जॉन्स बीइंग एब्सेंट, अब इसमें बीइंग जो है दैट इज़ अ जेरंड, और ये क्या है, अगेन इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल एट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल एट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी स्पेंट द होल डे प्लेइंग कार्ड्स, अब इसमें प्लेइंग जो है दैट इज़ अ जेरंड एंड दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नाउन यू नो होल डे, ठीक है। ये जो नाउन है आपका, ठीक है, इसका क्या है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बन रहा है, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन 5 क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। अ माइजर हेट्स स्पेंडिंग हिज मनी, तो स्पेंडिंग के हवाले से आपने मुझे बताना है। जॉन वाज एंग्री एट एलिस ट्राइंग टू लाई टू हर, प्रेजिंग ऑल अलाइक इज प्रेजिंग नन, ठीक है। उसके बाद अब देखें एक ही वर्ड है लेकिन ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट तरह से यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, आप इसको गौर से देखिएगा। आर यू अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। उसके बाद सिंगिंग टू हर सेल्फ इज़ हर चीफ डिलाइट, तो अगेन यू कैन स्टॉप, यू कैन टाइप एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि अ माइजर हेट्स स्पेंडिंग हिज मनी, तो अब इसमें स्पेंडिंग जो है दैट इज़ अ जेरंड, और यहाँ पर ये क्या है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेट्स, ठीक है। उसके बाद जॉन वॉज एंग्री एट एलिस ट्राइंग टू लाई टू हर, अब इसमें क्या है, ट्राइंग जो है दैट इज़ अ जेरंड एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन एट, ठीक है, बिकॉज ही वॉज एंग्री एट एलिस एंड शी वॉज ट्राइंग टू लाई टू हर। उसके बाद प्रेजिंग ऑल अलाइक इज प्रेजिंग नन, तो अब इसमें जो फर्स्ट प्रेजिंग है दैट इज़ अ जेरंड एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो प्रेजिंग है दैट इज़ अगेन अ जेरंड बट दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। पहला जो प्रेजिंग है दैट इज़ सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ द कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आर यू अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, अब इसमें स्पीकिंग जो है दैट इज़ अ जेरंड एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ, ये जो ऑफ प्रपोजिशन है इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है।
उसके बाद सिंगिंग टू हर सेल्फ इज़ हर चीफ डिलाइट। अब इसमें सिंगिंग जो है दैट इज़ द जेरेंड, और ये क्या है, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने 15 सेंटेंसेस किए। उसके बाद आगे हमारे पास ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आपने क्या करना है, इसमें अगेन you have to underline the gerund और the participle। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने मुझे बताना है कि ये gerund है या participle है। तो फर्स्ट वन इज the first gerund और participle in the first sentence is the smoking। फिर उसके बाद asking questions is easier than answering them। तो इसमें asking and answering, तो इसके हवाले से आपने मुझे बताना है। उसके बाद we saw a clown standing on his head। अच्छा, he hates spending money। ठीक है, अब इसमें स्पेंडिंग, वेविंग देयर हेड्स। ठीक है, अब इसमें वेविंग देयर हेड्स द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड द रनर्स। वी आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। ठीक है, अब इसमें वी आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। ठीक है, उसके बाद इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, विनिंग इसमें आ गया। द बॉय क्राइड थिंकिंग दैट ही वुड बी विप्ड, और कैन यू टीच मी पेंटिंग। अब ये आपने मुझे बताना है हर सेंटेंस में कि ये जेरंड है या पार्टिसिपल है। अगेन यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड देन यू कैन सॉल्व इट एंड देन यू कैन चेक द आंसर्स एंड देन दिस इज़ द लास्ट आई वुड से दैट स्लाइड। और फिर उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आउट ऑफ द 25 सेंटेंसेस आपके कितने सेंटेंसेस ठीक थे। तो दीज आर द आंसर्स। तो फर्स्ट जो था उसमें स्मोकिंग था, तो स्मोकिंग इज़ जेरंड, और यहाँ पर क्या है, एक तो जेरंड है और ये क्या है यहाँ पर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बाय। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस था उसमें आस्किंग हमने आस्किंग और आंसरिंग हमने अंडरलाइन किया था। तो अब इसमें आस्किंग जो है दैट इज़ जेरंड एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़, और उसके बाद देन आंसरिंग दैम, तो आंसरिंग भी क्या है, दैट इज़ अगेन सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस था उसमें हमने अंडरलाइन किया था स्टैंडिंग को। ठीक है, तो स्टैंडिंग इज़ द पार्टिसिपल एंड दैट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड इट इज़ क्वालिफाइंग द नाउन क्लाउन। उसके बाद ही हेट्स स्पेंडिंग मनी, तो अब इसमें स्पेंडिंग जो है दैट इज़ जेरंड एंड हेयर इट इज़ वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेट्स। उसके बाद वेविंग देयर हैंड्स द स्पेक्टेटल चेयर्ड द रनर्स, अब इसमें वेविंग जो है दैट इज़ पार्टिसिपल एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड इट इज़ क्वालिफाइंग द नाउन स्पेक्टेटर्स। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस था वी आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। ठीक है, तो अब इसमें फाइटिंग जो है दैट इज़ अ पार्टिसिपल एंड इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब। ठीक है, वी आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है दैट इज़ इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड। तो अब इसमें इज़ जो है दैट इज़ द मेन वर्ब और जो फ्रीजिंग है दैट इज़ पार्टिसिपल एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब क्वालिफाइंग द एडजेक्टिव कोल्ड, क्योंकि एडवर्ब जो है वो एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब जो है ये वर्ब को भी करता है, एडवर्ब को भी और एडजेक्टिव्स को भी। उसके बाद वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द इलेक्शन, तो अब इसमें विनिंग जो है दैट इज़ जेरंड और यहाँ पर ये क्या है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑफ। उसके बाद जो सेकेंड लास्ट सेंटेंस है द बॉय क्राइड थिंकिंग दैट ही वुड बी विप्ड, तो अब इसमें थिंकिंग जो है दैट इज़ पार्टिसिपल एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब क्वालिफाइंग द वर्ब क्राइड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस था कैन यू टीच मी पेंटिंग, तो अब इसमें पेंटिंग जो है दैट इज़ अ जेरंड। ठीक है, एंड हियर इट इज़ वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टीच। तो बच्चों आज हमने जो है वो पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव का फ़र्क भी समझा, उनकी हमने प्रैक्टिस भी की और उनके रूल्स को भी समझा और हमने उन वर्ब्स के बारे में भी जाना कि किन के साथ आप इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, किन के साथ आप जेरंड यूज़ करते हैं और किन के साथ आप पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Tomorrow we will be having another class on some other concepts of grammar। जुड़े रहें इंग्लिश की इस अकेडमी के साथ, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।